हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मिल कर के घूमते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, जयपुर, वाराणसी, दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप बिहार या यूपी साइड से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट रक्सौल पहुंच जाइए। रक्सौल आप बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं। रक्सौल पहुंचने के बाद आप नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके वीरगंज पहुंच जाएं और वीरगंज से आप बाई बस 5-6 घंटे में काठमांडू पहुंच सकते हैं। या अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो वीरगंज से 25 किलोमीटर दूर सिमारा एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट काठमांडू पहुंच सकते हैं, जो आपको सिर्फ 20 से 15 मिनट में काठमांडू पहुंचा देती है। फ़्लाइट की टिकट आप बुद्धा एयर की वेबसाइट से डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। पटना से सिमारा पहुंचने के बाद मेरी फ़्लाइट थी सुबह 10 बजे की, जो 20 मिनट में मुझे पहुंचा देती है काठमांडू। नेपाल में घूमने के लिए आपको किसी पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ आधार कार्ड दिखा करके नेपाल घूम सकते हैं। नेपाल पहुंचने के बाद आप किसी भी डीलर से या किसी बैंक से इंडियन करेंसी चेंज करा सकते हैं। अगर आप करेंसी चेंज नहीं कराते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि नेपाल में लोग इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर लेते हैं। काठमांडू पहुंचने के बाद अब बारी आती है होटल की। काठमांडू पहुंचने के बाद आप कोशिश करें कि अपना होटल थमेल एरिया में ही लें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे साइट्स पास में ही पड़ते हैं और इसे काठमांडू का मेन नाइट लाइफ जोन भी कहा जाता है। ये है मेरा होटल, जो कि थमेल में ही था और मैंने इसकी बुकिंग पहले से ही करा ली थी गोआईबीबो की ऐप से। होटल में चेक इन करने के बाद हम निकले पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए। ये है पशुपतिनाथ मंदिर का एंट्रेंस। महादेव के दर्शन करने के बाद हम निकले काठमांडू दरबार स्क्वायर घूमने। काठमांडू दरबार स्क्वायर थमेल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, पर हमने कैब कर ली थी जो हमें दूसरे रूट से घुमा करके यहाँ पहुँचाता है। अपने कष्ट मंडपों और लकड़ी के महलों और मंदिरों के कारण इस शहर का नाम काठमांडू पड़ा। काठमांडू का दरबार स्क्वायर काफ़ी खूबसूरत था। काठमांडू घूमने में आपको 3 डेज़ लग जाएंगे। पहले दिन आप पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तापुर दरबार स्क्वायर ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरे दिन आप यहाँ का नेशनल म्यूज़ियम, मंकी टेम्पल, बुद्धा स्तूपा ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको काठमांडू से पोखरा नहीं जाना है तो आप तीसरे दिन नगरकोट, चंद्रगिरी हिल्स ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरे दिन हम निकले मंकी टेम्पल एक्सप्लोर करने के लिए। हम नेशनल म्यूज़ियम नहीं एक्सप्लोर कर पाए क्योंकि उस दिन वेडनेसडे था और वेडनेसडे को नेशनल म्यूज़ियम ऑफ रहता है। मंकी टेम्पल मस्ट विज़िट प्लेस है क्योंकि यहाँ से काठमांडू का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है। इस टेम्पल का नाम मंकी टेम्पल इसलिए पड़ा क्योंकि एक टाइम पर ये एक पहाड़ी थी जहाँ सिर्फ बंदर ही रहा करते थे और बाद में इसे काट करके मंदिर बनाया गया, इसलिए इसे मंकी टेम्पल कहा जाता है। मंकी टेम्पल पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने के बाद हम निकले बुद्ध स्तूपा। इसे स्वयंभूनाथ मंदिर भी कहा जाता है और माना जाता है कि विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। शंभुनाथ टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद हम निकले घुएश्वरी देवी मंदिर के लिए, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। घुएश्वरी देवी टेम्पल पशुपतिनाथ मंदिर के पास में ही है और ये बागमती रिवर के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि माता सती का यहाँ पर घुटना गिरा था। घुएश्वरी देवी दर्शन करने के बाद हम निकले भक्तापुर दरबार स्क्वायर घूमने। भक्तापुर दरबार स्क्वायर पशुपतिनाथ मंदिर से काफ़ी दूर था। वहाँ पहुँचने में हमें लगभग 45 मिनट लग गए।
भक्तापुर दरबार स्क्वायर एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुँचे अपने होटल और वहाँ कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम निकले काठमांडू की नाइट लाइफ एंजॉय करने। हम रात 10 बजे निकले डिनर के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में। हमने सोचा था डिनर करने के बाद हम एलओडी क्लब जाएंगे, जैसा कि हमारे छोटे बच्चे थे तो हमें वहाँ अलाउड नहीं किया गया। थोड़ी दूर ही चलते चलते हमें एक प्यारा सा रेस्टोरेंट मिला जिसमें लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था। आज का दिन यहाँ बिताने के बाद हम नेक्स्ट डे निकले पोखरा के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।